स्वराज में आज देखिए क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की महान गाथा। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए, ये सुनते ही हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं। पर सच तो ये है कि आईएनए की स्थापना के पीछे किसी और महानायक का हाथ था, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में धूमिल हो चुका है, जो विदेश में रहकर भी अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे और स्वराज के लिए संघर्ष करते रहे। उस महानायक का नाम था रास बिहारी बोस। हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। बिल्कुल। So फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। बिल्कुल। अभी आप खुश है ना? बहुत ज्यादा। तो चले? लेट्स गो। ये कैसी करी है? इसका नाम भी कितना अलग है, देखिए। वेटर, ये कैसी डिश है? पोस्ट इंडो करी। सर ये स्पेशल डिश है। इसका नाम इंडियन फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया था, क्योंकि इस डिश का आविष्कार उन्होंने ही किया था जब वो जापान में थे। ओह, सुभाष चंद्र बोस। मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्हें कुकिंग में भी इंटरेस्ट था। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस डिश का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नहीं, बल्कि रास बिहारी बोस के नाम पर रखा गया था। दूसरी बात, ओ हाँ, याद आया, ये दोनों भाई थे, राइट? आई थिंक अपने हिस्ट्री बुक में कहीं तो एक लाइन लिखी थी रास बिहारी बोस के ऊपर। लीव इट, हम यहाँ पे हिस्ट्री के लेसन लेने नहीं आए हैं। Sit down and listen to what I'm saying. वैसे तो तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे अभी के अभी तुम लोगों को यहां से निकल जाने के लिए कह देना चाहिए था, लेकिन रास बिहारी जी के बारे में तुम्हारी जानकारी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर तुम उनके समर्पण और त्याग की कहानी सुने बिना यहां से चले गए तो ये उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। बड़ा दुख होता है यह सोचकर कि हमारे देश के नौजवानों को आजादी के कितने महानायकों के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं अयप्पन पिल्लई माधवन नायर अपने भारतीय होने का कर्तव्य जरूर निभाऊंगा और आज तुम्हें उस महानायक रास बिहारी बोस जी की देशभक्ति की कहानी सुनाकर ही भेजूंगा। रास बिहारी बोस का जन्म 25 अगस्त 1886 में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। उनके बचपन का अधिक समय उनकी दादी के साथ बीता। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक रुचि थी। उनके जीवन पर फ्रांसीसी क्रांति और 1857 की क्रांति का बहुत ही गहरा प्रभाव था और इसीलिए बचपन से ही उन्होंने अपना एक लक्ष्य तय कर लिया था और उनका लक्ष्य था स्वराज। रास बिहारी, ये क्या लिखा है? सत्य। मैंने सिर्फ सत्य लिखा मास्टर जी। ये सत्य तुम्हें जेल करवा सकता है, समझे? पर दादी माँ कहती है सांझ को आंच नहीं। अच्छा, 1857 की क्रांति में महारानी विक्टोरिया को
सामूहिक हत्या का आरोप भी बना रहे हो और ऊपर से बातें भी बना रहे हो। खुद तो जेल जाओगे ही, साथ में मेरी भी नौकरी जाएगी। अंग्रेजों के बारे में लिखना ही है तो अच्छी अच्छी बातें लिखो। तो आप क्या चाहते हैं, मैं अंग्रेजों के बारे में अच्छा लिखकर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखूं? चुप करो सब। अपने शिक्षक से बहस करते हो? यही संस्कार दिए तुम्हारी मां ने तुम्हें? मास्टर जी, रास बिहारी की मां नहीं है। जब वो छोटा था तब उसकी मां मर गई थी। अच्छा, तभी तो ना इसमें संस्कार है ना कोई तमीज। अपने गुरु का सम्मान करना भी नहीं आता। जो अपनी मातृभूमि का सम्मान ना करे उसे सम्मान पाने का कोई हक नहीं। जो झूठ को अपनाना और सच से दूर रहना सिखाए उसे सम्मान पाने का कोई हक नहीं। जो आजादी के लिए लहू बहाने से डरे और गुलामी के बेड़िया पहनकर चलना सिखाए उन्हें सम्मान पाने का कोई हक नहीं। रास बिहारी बोस, निकल जाओ, मेरी कक्षा से निकलो। तुम अब यहाँ नहीं पढ़ सकते। आप सही कह रहे हो मास्टर जी, मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे गुरु की जरूरत है, अंग्रेजों के अनुचर की नहीं। रास बिहारी जी ने स्कूल छोड़ दिया और कई छोटे बड़े काम किए। उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीखा और 19 साल की उम्र में वो देहरादून चले गए। उन्होंने वन अनुसंधान संस्थान में रसायन विज्ञान विभाग में काम किया, जहां उन्हें रसायन यानी केमिकल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, जो बाद में उनके द्वारा बम बनाने के काम में बहुत ही मददगार साबित हुई। लगता है तुम्हें ये नौकरी बहुत पसंद है रास बिहारी, तभी तो तुम देर रात तक काम करते रहते हो और जब देखो तब तुम किताबों में ही डूबे रहते हो। जी पूरन सर, ये नौकरी पुरानी नौकरी से बहुत अलग है और इसमें व्यवहारिक रूप से भी काम करने का बहुत मौका मिलता है। हाँ वो तो है, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी जी। और कुछ भी करने से पहले किताब को देख लेना, तभी प्रैक्टिकल करना, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे रसायन हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या? जी बिल्कुल। बिहारी दा, हाँ, क्या आज ही टैगोर हाउस में इसका प्रदर्शन कर सकते हैं? मुझे पता है अंग्रेजों से लड़ने के लिए सब लोग बहुत बेचैन हैं, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखना होगा। मैं सहमत नहीं हूँ शैलेंद्र। कब तक हम योजना बनाते रहेंगे? कब तक हम अंग्रेजों की गुलामी करते रहेंगे? कार्रवाई करने का समय आ गया है। भले ही कार्रवाई छोटी हो, पर अंग्रेजों को संदेश तो जरूर देगी कि देश के युवा अब जाग गए हैं, इसलिए उन्हें भी अब चैन की नींद नसीब नहीं होगी। चिंता करबे ना घोष। अरे रास बिहारी जी और हरिपत बोस बहुत खतरनाक योजना बना रहे हैं। क्यों रास बिहारी जी, कहां तक पहुंचे हैं आप लोग? सही समय आने पर बताऊंगा शैलेंद्र, क्योंकि जो योजना हम बना रहे हैं उसमें जितनी जरूरत पैसों की है उससे कई गुना ज्यादा गोपनीयता की है। पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, बस शर्त आप जो कर रहे हैं वो हमारे कुछ गुप्त समर्थकों को प्रभावित कर सके। तो कैसा लगा ये धमाका? अगर आप चाहे तो ऐसे धमाके बहुत किए जा सकते, इतने कि अंग्रेजों के छितड़े उड़कर लंदन पहुंच जाए। खूब भालो हरिपद,
राज बिहारी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। काज पोड़ते ठाको, हम लोग ताड़ाताड़ी पैसों का इंतजाम करेंगे। अब उनका घर गुप्त गतिविधियों का अड्डा बन चुका था, जिनमें 2 गतिविधियां प्रमुख रूप से शामिल थीं। पहली, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी से एसिड हासिल करना, और दूसरी, बम बनाना। अब रास बिहारी जी ऐसी खतरनाक गतिविधियों में शामिल हो चुके थे जो उन्हें फांसी पर चढ़ा सकती थी। इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे थे। रास बिहारी जी 1911 में चंद्रनगर आए और चंद्रनगर में वो अनुशीलन समिति के संपर्क में आए, जहां उनकी मुलाकात मोतीलाल रॉय, श्रीश चंद्र घोष और प्रतुल चंद्र गांगुली जैसे क्रांतिकारियों से हुई। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ मोतीलाल। रास बिहारी, हम वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। जरा सोचो कितनी कड़ी सुरक्षा होगी। इस हमले के बाद वो अंग्रेज हम क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देंगे, और पकड़े जाने पर बस एक ही चीज मिलेगी, फांसी। परिणाम के डर से प्रयास को नहीं रोक सकते श्रीश। हमारे पास बंदूकें हैं, बम है, और उससे भी बड़ी बात है हमारे पास स्वराज पाने का जज्बा है। हम किसी छोटे अधिकारी को क्यों मारें? किसी बड़े अधिकारी को मारकर अपनी इस क्रांति को पूरी दुनिया में ना फैला दें। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये सब होगा कैसे राज बिहारी? ये तो बहुत खतरनाक है। कितना खतरनाक है मोतीलाल? हमारी गुलामी से ज्यादा खतरनाक है। वैसे भी जितनी ज्यादा कठिनाई, जीत उतनी बड़ी है। तो योजना क्या है? मैं बताता हूं। दिल्ली में हार्डिंग का बहुत जुलूस निकलने वाला है। हार्डिंग हाथी पर बैठा होगा, उसके आसपास घुड़सवार, सरकारी अधिकारी, पहरेदार और सुरक्षा कर्मी होंगे, और इनकी वजह से उसके पास जाना संभव नहीं होगा। और इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता सोचा है। मेरी जानकारी के अनुसार हार्डिंग की शोभा यात्रा सरकारी भवन से होकर गुजरेगी, और सरकारी भवन उच्च वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा, ताकि वो लोग वहां से शोभा यात्रा देख सकें। दूसरी मंजिल महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के प्रवेश से पहले उनकी जांच नहीं की जाएगी, और ये हार्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सबसे बड़ी दरार है। यहां से हम अपना रास्ता बनाएंगे। पर हमारे साथ कोई महिला साथी नहीं है राज बिहारी। है ना? बसंत, दिखाने अशोक। सुंदर। अरे तू तो एकदम अप्सरा लग रहा है रे। बम की जरूरत है क्या? मुझे तो लगता है तेरी नजरों के वार से हार्डिंग मर जाएगा।
इस इमारत में जाऊं। इस हमले में हार्डिंग बाल बाल बच गया। इसलिए रास बिहारी बोस और उनके सहयोगियों ने बम हमले की एक और योजना बनाई और इस बार उनका लक्ष्य था गॉर्डन। मिस्टर गॉर्डन सिलहट के सब डिविजनल ऑफिसर हैं, यानी उप मंडल अधिकारी, जिसने स्वामी दयानंद के जगशी आश्रम पर छापा मारा था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। मोतीलाल जी, इस बार हमें कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। कुछ शक्तिशाली विस्फोटक प्रयोग करना है और कुछ रिवॉल्वर भी खरीदनी है। चिंता मत करो रास बिहारी, एक सप्ताह के अंदर पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अवध बिहारी योजना का पूरा विवरण तैयार कर लिया है उन्होंने। इस बार हमले की पूरी तैयारी मैं बसंत विश्वास को देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कार्य के बाद इनकी समझ बहुत बेहतर हो गई है। सही कहा ना मैंने बसंत? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने दादा। बस आप साथ हो तो। हाँ, इस बार मैं साथ में नहीं हूं, इस बार तुम्हारा साथ देंगे अवध बिहारी। सब अच्छे से कर लोगे ना? जी, मातृभूमि के लिए कुछ भी कर लेंगे दादा। परंतु क्या? साड़ी तो नहीं पहननी पड़ेगी ना दादा? दोस्तों, पता नहीं इस हमले के बाद हम दोबारा मिल पाए या नहीं, क्योंकि इस हमले के बाद अंग्रेज हमें ढूंढने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। इसीलिए हम सबको अलग अलग जगह जाकर छुपना पड़ेगा। जी दादा। तो आज की रात ही हमारी आखिरी रात है इस टैगोर विला में।
ये हमने 7-8 सालों तक कितनी योजनाएं बनाई, कितनी गतिविधियों की, स्वराज के सपने देखे और सच्चे दोस्त बनाए। मुझे उम्मीद है इस काली लंबी रात के बाद स्वराज की सुबह जरूर आएगी। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, एक ऐसी सुबह जहां मन में किसी का डर ना हो और सर हमेशा ऊंचा रहे। चित्तो जिता बोई शून्नो, उच्चो जिता शीर, ज्ञान जिता मुक्तो, जिता गृहर प्राचीर, अपन प्रांगण तले दिवस शोभरी, বসুধরে রাখি নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, নিজ হস্তেই নির্দয় আঘাত করি পিত, ভারতের সেই স্বর্গেই করো জাগরিত। गॉर्डन पर बम फेंकने का इनका प्रयास तो असफल रहा, पर इस घटना के बाद पुलिस ने दिन रात एक कर छानबीन की और 11 लोगों के खिलाफ साजिश का मामला दर्ज किया गया। उन 11 लोगों में से हमीरचंद, अवध बिहारी, पाल मुकुंद और बसंत बिस्वास को फांसी दे दी गई। रास बिहारी जी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, इसलिए वो भागकर चंदन नगर चले गए। क्योंकि चंदन नगर फ्रांसीसी उपनिवेश में था, इसलिए वहां छुपना बहुत ही आसान था। पुलिस से छिपने में घोष जी ने उनकी मदद की। उनके कमरे पर लगातार नजर रखी जा रही थी, इसलिए उन्हें भोजन भी चोरी छिपे दिया जाता था। Hey you, रास बिहारी बोस यहीं रहता है क्या? हाँ यहीं रहते हैं, अंदर सो रहे होंगे, जाके मिल लीजिए। Oh really? अभी देखता हूँ, आज मैं उसे हमेशा के लिए सुला दूंगा। इस समय भारत में कुछ ही अंग्रेजी सिपाही बचे हैं और उसमें ज्यादातर भारतीय हैं, और अभी अंग्रेज पूरी तरह व्यस्त हैं विश्व युद्ध में। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा गदर करने का, और हमें करना सिर्फ इतना है कि अपने क्रांतिकारी भाइयों को भारतीय सैनिकों के पास भेजना है, ताकि वो उनका विश्वास हासिल कर सके और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर सके। और उसके बाद सिर्फ इतना निर्देश देना है कि ब्रिटिश अधिकारियों को मार दो और हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ मिलकर शस्त्रागार पे कब्जा कर लो। और यह गदर होगा 21 फरवरी को। अगर हमारी योजना सफल हुई तो सिर्फ एक सप्ताह के अंदर अंदर उत्तरी भाग की सेना पर पूरी तरह हमारा नियंत्रण होगा। Thank you, Kirpal Singh. Is there anything else? यस सर जी, आपकी निजी सुरक्षा में भी 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस गदर आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया है। सर जी, मेरी समझ से तो अभी के अभी उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। Oh no, Kirpal, अभी नहीं, वरना उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम सब कुछ जान चुके हैं। अभी हमें उनके साथ एक स्मार्ट गेम खेलने दो।
Till then, just keep sharing the intel. हम अपना काम अधूरा नहीं छोड़ सकते राज बिहारी जी। लोग हमारा पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और अगर हमने योजना स्थगित कर दी तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा हमसे। योजना स्थगित नहीं कर रहे पिंगले, बस आंदोलन की तारीख बदलकर 21 फरवरी से 19 फरवरी कर रहे हैं और तुम खुद जाकर ज्यादा से ज्यादा सैनिकों तक ये बात पहुंचाओगे। पिंगले की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद रास बिहारी जी ने भारत छोड़कर जापान जाने का फैसला किया। पर ऐसी परिस्थिति में भारत छोड़कर जापान आना क्या पॉसिबल था? वो रास बिहारी बोस थे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना उनका शौक था। उन्होंने पीएन टैगोर के नाम से कागजात बनवाए और खुद को रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार के रूप में पेश किया और उन्होंने पुलिस को कहा कि वो रविंद्रनाथ टैगोर की जापान यात्रा की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं और जापान पहुंचकर उनके जानने वालों के माध्यम से उनका परिचय एक बहुत ही शक्तिशाली जापानी प्रिंस टोयामा से हुआ, जो रास बिहारी जी से मिलकर बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें शरण भी दे दी। हमारे देश पर सदियों से आक्रमण किया जा रहा है। हमारी मातृभूमि को बेड़ियों में जकड़कर उसका गला घोटा जा रहा है। भारत माता की ये संतान आपके सामने हाथ जोड़कर पूछती है, क्या आप हमारी मां के मान सम्मान को बचाने में हमारा सहयोग करेंगे? हाँ, हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। प्रिंस टोयामा सान, मैं जानता हूं कि अंग्रेज आप पर दबाव बना रहे हैं कि आप मुझे उनके हवाले कर दें, पर उस सब के बावजूद भी आपने मुझे 2 महीने से सुरक्षा में रखा हुआ राजकुमार। लेकिन मैं आपको और परेशानी में नहीं डाल सकता। आप मुझे जाने की अनुमति दे दें। नहीं, तुम मेरा भाई जैसे हो। मैं अपने भाई को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। तो मैं भी आपको संकट में नहीं डाल सकता। देखो बॉस, हम दोनों एक जैसे हैं। तुम भी देश के लिए सब कुछ लुटा सकते हो, हम भी देश के लिए सब कुछ। हमारा सोच भी एक जैसा है, पूरे दुनिया को ब्रिटिश को अत्याचार से आजाद कराना। मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे जाना दूं? पर मैं यहाँ रहा तो आप पर। मैंने तुम्हें रहने के लिए व्यवस्था कर दी है, पुलिस से दूर, सोमा परिवार के साथ। जाओ बस, गाड़ी में बैठ जाओ। मेरे लोग सामने के द्वार से तुम्हें ले जाएंगे। रास बिहारी जी टोक्यो में सोमा परिवार के साथ रहने लगे। सोमा दंपत्ति की एक बेटी थी, तोशिको। तोशिको अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। रास बिहारी जी ने इस काम में उसकी बहुत मदद की। उनके निकटता को देखकर सोमा परिवार ने तोशिको की शादी रास बिहारी जी से कर दी। फिर उनके 2 बच्चे भी हुए। पर रास बिहारी जी अब भी भारत के लिए समर्थन हासिल करने के लिए लगातार विभिन्न राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों से मिल रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने जापानी में 16 पुस्तकें भी लिखी। क्योंकि उस समय अंग्रेज जापान के सहयोगी थे, इसीलिए बोस को निष्कासित करने के लिए जापान पर बहुत अधिक दबाव था। तोशिको से शादी के बाद 1923 में उन्होंने जापान की नागरिकता ले ली। रास बिहारी जी ने जापानी रेडियो में ब्रिटिश विरोधी प्रसारण के माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंचाए और यही वो समय था जब मैं रास बिहारी जी से मिला था। आप? पर कैसे? मेरा मतलब है आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मैं भी त्रावणकोर से भागकर ही आया था, क्योंकि त्रावणकोर के राजा को अंग्रेजों ने मुझे मेरी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया था। खैर, मैं जापानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल था और मैं चीन भी गया था जापानियों का जासूस बनकर। फिर मुझे रास बिहारी बोस जी के रूप में एक महान नेता मिले। मैं चाहता था कि उनकी आवाज पूरी दुनिया सुने, इसीलिए मैंने उनके लिए रेडियो प्रसारण की व्यवस्था की। मैं इस तथ्य को वापस से दोहराना चाहता हूं कि भारत और जापान करीबी सहयोगी हो सकते हैं,
क्योंकि दोनों का एक ही साझा दुश्मन है और वो है ब्रिटिश। ये ब्रिटिशर्स केवल भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। जब तक भारत पर ब्रिटिश का नियंत्रण है, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। भारत की आजादी केवल भारतीयों से संबंधित नहीं है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस दुनिया को चिंता के घेरे में डाल सकती है। धीरे धीरे उनके मन में वो दबा विचार अंकुरित होने लगा, और वो विचार था भारत की स्वतंत्र सेना का निर्माण। दुख की बात यह थी कि उन्हें क्षय रोग हो गया था, और उसी वक्त उनकी मुलाकात मलाया के एक युवा भारतीय वीसी लिंगम से हुई। सर, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूं सर, और इसीलिए मलाया छोड़कर आपके साथ काम करना चाहता हूं। मुझे कई भाषाओं का ज्ञान है सर, आप चाहे तो मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना सकते हैं। ठीक है, तुम आज से काम शुरू कर सकते हैं। अगले 5 वर्षों के लिए लिंगम ने रास बिहारी बोस जी के लेखन का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि भारतीय स्वराज का संदेश केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचे। रास बिहारी जी ने भारत के बारे में किस्सों, तोहाजिरौन और गेक्का नीहो जैसी पत्रिकाओं के लिए भी लिखा, जिसका अनुवाद लिंगम ने किया। इसे पढ़कर जापान के लोग बहुत ही प्रभावित हुए, और अब जापान भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन का आधार बन चुका था। हमने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर लिया है, और अब हम साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों से संपर्क करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जापानी सेना हमें भारतीय कैदियों तक पहुंचने की अनुमति दे दे। हेलो। हेलो सर। हेलो मिस्टर बोस। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर बोस, बट मैं उन लोगों को कैसे छोड़ दूं जो हमारे खिलाफ लड़े थे? सर, वो आपके खिलाफ नहीं लड़े थे, उन्होंने बस अंग्रेजों के आदेश का पालन किया था। अगर आप उन्हें आजाद कर देंगे तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। ओके, मान लिया अभी आप हमारे साथ हैं, बट जापान को लेके आपकी आगे नीतियां क्या होंगी? बहुत अच्छी होंगी सर। हमारे धर्म, हिंदू और बौद्ध एक ही भूमि से उत्पन्न हुए हैं सर। जब हम आजाद हो जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी नीतियां भी एक दूसरे के अनुकूल होंगी, और फिर हम दोनों तो यही चाहते हैं ना सर कि एशियाई क्षेत्रों से अंग्रेजों का आधिपत्य खत्म हो जाए। तो फिर हम एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते सर? ठीक है, अगर मैंने आपके कैदियों को रिहा कर दिया और उन्हें किसी और ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो? सर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आप पर इतना भरोसा कैसे करें? आपको हमारे कुछ ही राजनेताओं का समर्थन है, और वे अपना समर्थन कभी भी वापस ले सकते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर बोस, बट आपकी ये मांग पूरी नहीं कर सकते हम। लेकिन रास बिहारी जी ने हार नहीं मानी। वो जापानी अधिकारियों से मिलते रहे और चर्चाओं का दौर चलता रहा। आज मैं कोई रणनीतिक तर्क नहीं दूंगा, ना ही अपनी बात को रखने के लिए किन्हीं आंकड़ों का प्रयोग करूंगा। आज मैं सीधे दिल से बात करूंगा। एक भारतीय राष्ट्रवादी अपने दिल की आवाज
एक जापानी राष्ट्रवादी को सुनाना चाहता है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस आवाज को आप भी अपने दिल से सुने। नहीं, हम आपके बात से एग्री नहीं करते हैं। हमने आपको मलाया से पकड़े गए इंडियन कैदी से बात करने की परमिशन दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनसे कोई उम्मीद है। ये इंडियन सोल्जर स्पिरिट हो चुके हैं। वैसे भी हम ऐसे सोल्जर के रिस्पेक्ट नहीं करते जो वॉर में सरेंडर करते। जापानी सोल्जर ऐसा नहीं करते। अगर कोई ऐसा करता है तो हमें उन्हें वॉरियर नहीं कहते। जापानीज सोल्जर सरेंडर नहीं करते क्योंकि वो अपने मदरलैंड के लिए लड़ते हैं, और इंडियन सोल्जर सरेंडर करते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश के लिए लड़ते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए नहीं। आप इन्हें एक बार अपने देश के लिए लड़ते देखिए, आपको पता चल जाएगा योद्धा किसे कहते हैं। हमारे देश पर सदियों से आक्रमण किया जा रहा है। हमारी पहचान, सभ्यता और संस्कृति को मिटाया जा रहा है। हमें हर तरीके से लूटा जा रहा है। हमारी मातृभूमि को बेड़ियों में जकड़कर उसका गला घोटा जा रहा है। हम उसकी संतान हैं और अपनी धरती मां को बचाना चाहते हैं। भारत माता की ये संतान आपके सामने हाथ जोड़कर पूछती है, क्या आप हमारी मां के मान सम्मान को बचाने में हमारा सहयोग करेंगे? हाँ, हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। रास बिहारी बोस जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो सैनिकों को संगठित करने और आईएनए को स्थापित करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। पहले तो कुछ जापानी अधिकारी उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अच्छे स्वभाव और व्यवहार ने उनका दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने आईएनए के ध्वज की रचना की, जो ध्वज 1942 में फहराया जाने वाला था। मुझे और भोसले जी को लगता है कि हमें इस झंडे को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के जैसा दिखता है। तो क्या हुआ, इसमें परेशानी क्या है? हम तो मोहन जी से सहमत हैं। हमारे ध्वज को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज की तरह होना चाहिए। हम सबका लक्ष्य एक ही तो है। पर हाँ, तुम और भोसले गलत नहीं बोल रहे हो मोहम्मद जमान। हम गांधी जी की तरह स्वराज की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर हमारा मार्ग अहिंसा नहीं है। हम साहसी योद्धा हैं, इसीलिए हमारे ध्वज के बीचों बीच साहस का प्रतीक बाघ होगा। हम देश के लिए प्राणों का त्याग दे सकते हैं, और इसीलिए हमारे ध्वज में केसरिया रंग होगा। सहमति और शांति का प्रतीक सफेद रंग, और सुख समृद्धि का प्रतीक हरा रंग भी। मैंने आजाद हिंद फौज का ध्वज रच लिया है। हम सब मिलकर उसे फहराएंगे। तुम सभी बहुत अच्छे योद्धा हो, मगर अब तक तुमने जो लड़ाई लड़ी वो ताकत से लड़ी, अपने दिल से नहीं। क्योंकि अब तक तुम सभी अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के लिए नहीं। और यही कारण है कि तुम्हें मलाया में आत्मसमर्पण करना पड़ा, तुम्हें बंदी बना लिया गया,
लेकिन अब तुम सभी लोगों के पास अपनी देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर है जिसका इंतजार हर सच्चे देशभक्त को होता है। और इसीलिए हम जापानी भाइयों के साथ मिलकर उन अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आजाद हिंद फौज के नौजवानों, चलो भारत, अब हमें अपने खून से इतिहास रचना होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाता हूं। मैंने आजाद हिंद फौज का ध्वज रच लिया है। हम सब मिलकर उसे फहराएंगे। रास बिहारी बोस जी जानते थे कि अब उनके जीवन का अंत नजदीक आ रहा है और इसलिए वे अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहते थे जो इसे आगे ले जा सके। और उन्हें वो व्यक्ति मिल गया जिन्हें उन्होंने भारत का महानतम व्यक्ति कहा था। वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस सेना का निर्माण आपने किया है सर। आप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आपने इस सेना के निर्माण में अपना सब कुछ गंवा दिया। आप अब ये मुझे क्यों सौंपना चाहते? क्योंकि तुम भारतीय राष्ट्रीय सेना का भविष्य हो सुभाष, और तुमसे ज्यादा इस सेना का महत्व कोई समझ नहीं पाएगा। तभी तो तुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़कर यहां चले आए। तुमसे बेहतर नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सेना का कोई कर ही नहीं पाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भारतीय राष्ट्रीय सेना को न केवल दिल्ली बल्कि पूरे स्वतंत्र भारत का मुख दिखाओगे। अब बस एकमात्र यही इच्छा है कि उस दिन को देखने तक मैं अपनी आखिरी सांस के साथ टिका रहूं। आपको कुछ नहीं होगा सर, और मैं आपका यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो सुभाष। आपको भारतीय राष्ट्रीय सेना में सलाहकार समिति का काम संभालना होगा। तुम्हारी ये शर्त मुझे खुशी से मंजूर है सुभाष। मैंने 30 साल इस सेना के सपने देखे हैं। तुम बस इसे साकार कर दो। क्या रास बिहारी जी ने भारत को आजाद होते हुए देखा? रास बिहारी जी भले ही जीते जी स्वराज के स्वप्न को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन वो लाखों लोगों के दिलों में स्वराज के बीज को बोने में सफल रहे। मुझे तो यही सोचकर गर्व हो रहा है कि हमने उस देश में जन्म लिया जहां पर रास बिहारी बोस जैसे सेनानी ने जन्म लिया था। गर्व की बात तो यह भी है कि सन 1943 में जापान सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, लेकिन इसके बाद उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता चला गया और वो लकवाग्रस्त हो गए। और फिर
21 जनवरी 1945 को 58 साल की उम्र में रास बिहारी जी हम सबको छोड़ करके इस संसार से चले गए। मैंने भी जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। जापानी सरकार ने भी मुझे कई उपाधियों से सम्मानित किया है। वो मुझे नायर सैन कहते हैं। लेकिन कोई मुझसे अगर पूछे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं उसे कहूंगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रास बिहारी जी से मिलना था। चलो आज हम उन सभी जगहों का दौरा करेंगे जिनसे रास बिहारी बोस जी की यादें जुड़ी हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होगी। जो देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, वे ही होते हैं सच्चे देशभक्त। जिनके लिए देश से बढ़कर प्राण भी नहीं होते, वे होते हैं सच्चे देशभक्त। जो विदेश में रहकर भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए संघर्ष करते हैं, वे ही होते हैं सच्चे देशभक्त। ऐसे ही सच्चे देशभक्त थे रास बिहारी बोस। उनकी सोच, उनकी कल्पना, उनकी रचनात्मकता और दूरदर्शिता को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए खान अब्दुल गफार खान की महान गाथा। पाकिस्तान या पश्तूनिस्तान। हमारे मुल्क के टुकड़े हो गए। कल तक हम हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए। इतने अरसे से जिन लोगों के लिए मैं लड़ा, वो आज मुझसे लड़ने आए। अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट को लेकर पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। हमें इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। हम महात्मा गांधी की अहिंसा की सोच को गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाएंगे। पठानों को अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश देकर आपने एक मिसाल कायम की है। हमारे यहाँ दो गांधी, गुजरात से महात्मा गांधी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से फ्रंटियर गांधी। अगर हम डटे रहे तो इंशाअल्लाह आजादी हमें जल्द नसीब होगी। ये देश के सरिया नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, करतार सिंह सराभा को कौन अपना नायक मानता था, और इसका सही उत्तर है भगत सिंह। हमारा दूसरा सवाल था, गदर पार्टी को 3 M यानी मेन, मनी एंड द माइट की जरूरत है, ये कथन किसका था, और इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, करतार सिंह सराभा को किस मामले में दोषी पाकर फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसका सही उत्तर है राजद्रोह व युद्ध छेड़ने के मामले में। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम हैं मध्य प्रदेश से किशन तिवारी, तन्वी कल्पना अरुण इरतकर महाराष्ट्र से, बिहार से शिवमंगल कुमार, जहूर अहमद जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से ज्योति राज पुरोहित, विजय कुमार शर्मा बिहार से, साथिया बनी तमिलनाडु से, पंजाब से अंजलि, आदित्य प्रताप सिंह राजस्थान से और सत्यव्रत सिंह उत्तर प्रदेश से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई, और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने किसकी हत्या के लिए प्लानिंग की थी जो बाद में बच गया? ए. लॉर्ड कार्जन, बी. क्लार्क, सी. लॉर्ड हार्डिंग, डी. लॉर्ड माउंटबेटन। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया था? ए. प्रीतम सिंह, बी. M.K. नायर, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. मोहन सिंह। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। रास बिहारी बोस को 1993 में कहां की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया था? ए. जापान की सरकार, बी. ऑस्ट्रेलिया की सरकार, सी. जर्मनी की सरकार, डी. अमेरिका की सरकार। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा और उनके नाम अगले हफ्ते के एपिसोड के प्रसारण के बाद दूरदर्शन नेशनल की स्क्रीन पर घोषित किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हर स्वराज क्विज के प्रतिभागी को उनकी भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। तो अब इंतजार किस बात का? स्वराज क्विज में भाग लें और पाएं मौका दूरदर्शन के ई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का और अपना नाम पूरे भारतवर्ष में दूरदर्शन की स्क्रीन पर घोषित होते हुए देखने का। हमारी अगली मुलाकात तक देखते रहिए दूरदर्शन नेशनल। नमस्कार।